Get on with the fifth chapter, कर्म विज्ञान। कर्म को वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में तीसरा स्थान दिया। सामान्य ये द्रव्य गुण कर्म थर्ड हो गया ना। कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाता है, ठीक है, एक्टिव रूप। चरक संहिता में षट पदार्थों में कर्म का पंचम स्थान है। ये कर्म की व्युत्पत्ति ये देख लेना एक बार। इसका निरुक्ति क्या है? यत क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म के लक्षण क्या हैं? चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं, मोशन को कर्म कहा जाता है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार एक द्रव्य में होने वाला अगुण संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होना, ठीक है। ये मतलब जो संयोग या फिर विभाग, इन दोनों के बीच का जो कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है वो कर्म है। एक द्रव्य कर्म हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जब कोई वाहन चलता है तो वाहन अपना कर्म अलग होता है और यात्रियों में अपना अलग कर्म होता है, ठीक है। दोनों के अंदर अपना अपना मोशन है, जैसे हम फिज़िक्स में देखते हैं। अतः यदि चलता हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो यात्री आगे जा गिरते हैं। ये द्रव्य में गुण से कर्म का अलग भाव पाया जाता है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा 11th-12th के टाइम। कर्म सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता। सर्वव्यापी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्वव्यापी जो द्रव्य होते हैं उनकी संख्या एक ही रहती है और वो नित्य हैं, तो वो ना तो अलग हो सकते हैं ना तो वो साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो है ही उसकी संख्या एक। क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्यों में स्थान का बदलाव नहीं हो सकता। उदाहरण आकाश, काल, दिशा, आत्मा आदि सर्वव्यापी द्रव्यों। अब जो स्पेस है वो थोड़ी बटिया जुड़ सकता है, वो तो एक ही रहेगा। कर्म द्रव में ही आश्रित होता है, गुण में नहीं। जब कोई लाल रंग की गेंद ऊर्ध्वगत दिशा में फेंकी जाती है तो कर्म केवल गेंद में ही होता है, लाल रंग में नहीं, ठीक है। ये हमने देख लिया। जो द्रव्य है उसके अंदर दो अलग अलग चीज़ रहती है, गुण और कर्म। जो कर्म है वो द्रव के अंदर आश्रित रहता है रैदर देन गुण। ये दोनों एक बड़ी एंटिटी द्रव के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यदि रंग का भी कोई कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता। कहीं ना कहीं गेंद और रंग की गति परिवर्तन हो और गंध और रंग पृथक हो जाते, ठीक है। अगर ये रंग का अपना अलग से कोई कर्म होता तो वो अलग हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः कर्म केवल द्रव में ही रहता है। अगुण कर्म में गुण नहीं होता, ठीक है। गुण अलग चीज़ है। गुण द्रव्य में रहता है। गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है और कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है, ठीक है। ये उसके दो एस्पेक्ट बता दिए द्रव्य के। गति तेज या धीमी होती है, पर तेज या धीमी होना गति रूप कर्म का गुण नहीं है, ये गति का लक्षण है। यहाँ पे एम्फेसिस दे दिया कि हाँ, जो गति है उसकी भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट वो उसका गुण नहीं है, ये गति का लक्षण है, ठीक है। संयोग विभागेषु अनपेक्ष कर्मणाम। कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। पहले स्थान से वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान पर उसका दूसरे स्थान से उसका विभाग होता है। इस प्रकार संयोग विभाग, ओके, दूसरे स्थान से उसका संयोग होता है, यहाँ पे विभाग लिखा हुआ है। इस प्रकार कर्म संयोग विभाग का साक्षात कारण है। जब हाथ और कलम का संयोग होता है तब इस कलम का संयोग शरीर से भी होता है। यहाँ हाथ और कलम के संयोग के कारण कर्म है, परंतु शरीर और कलम के संयोग के कारण हाथ और कलम का संयोग है। इस तरह शरीर और कलम को विभाग का कारण कलम और हाथ का विभाग है। ये हाथ और कलम के संयोग विभाग के कर्म अनपेक्ष का कारण है, परंतु शरीर और कलम का संयोग विभाग हाथ और कलम के संयोग विभाग की अपेक्षा करता है। यदि हाथ शरीर का भाग ना होता तो बिना शरीर के कर्म के शरीर का कलम संयोग विभाग ना होता, इसलिए कर्म को अनपेक्ष कारण कहा गया है। इसमें इन्होंने दो तीन चीज़ें बता रखी हैं कि देखो, हाथ और कलम के संयोग का कारण है कर्म, ठीक है, इन दोनों के अंदर संयोग हो गया। शरीर और कलम के संयोग का कारण है हाथ और कलम का संयोग, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये एंटिटी आ गई कि हमारा हाथ है और ये हम है,
अब कलम और हमारे बीच के संयोग का कारण क्या है, यहाँ पे जो हमारा संयोग हुआ था, ठीक है, ये चेन रिएक्शन है एक तरीके से। आचार्य गंगाधर राय ने वैशेषिक दर्शन ने अनपेक्ष कारण इस मत को नहीं माना है। कर्म अपना कार्य करने के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता है, परंतु वह संयोग और विभाग का समवायी कारण होता है। द्रव्य अपना कार्य करने से रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव में से किसी की अपेक्षा करता है। ये गंगाधर का एक अपना अलग मत है, ठीक है, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संयोग च विभाग च कारणम द्रव्यमाश्रित कर्तव्य सक्रिया कर्म कर्मणादय वीक्षित। कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है उसे, और द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती, ओके, क्योंकि वो खुद ही कारण है। आचार्य चक्रपाणी का स्पष्टीकरण। कर्म संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है, ठीक है। जब एक स्थान से संयोग होता है उसी समय अन्य स्थान से विभाग भी होता है, ओके। कर्म द्रव्य में आश्रित रहता है, ठीक है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, ओके। योगी निंद्रानाथ सेन का मत। सभी कर्म प्रथम चलनात्मक स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, अपने आश्रय रूप द्रव्य के संयोग विभाग से ऊर्ध्व, अध या तिर्यक ले जाते हैं, ऊपर, नीचे या फिर साइड में। कर्म अपने ये निष्पत्ति के लिए अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही वो है कारण, ओके। ये इंग्लिश में वही सेम चीज़ दी हुई है। आयुर्वेद के अनुसार कर्म के अन्य लक्षण प्रयत्न आदि द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। प्रयत्न मतलब एफर्ट होता है, उसके द्वारा जो चेष्टा, इच्छा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। जो कार्य किए जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। वह क्रिया है, कर्म है, यत्न है, और उसे ही ये क्या कार्य समारंभ भी कहा जाता है। कर्म के भेद क्या क्या है? उत्प्रेक्षण मतलब ऊपर, अपेक्षपण मतलब नीचे, अंकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, प्रसारण एक्सपेंशन, गमन मतलब बाकी जितने भी हो गए, ठीक है। अब ये 6 के 6 हम देख लेते हैं। ऊर्ध्व दिशा से संयोग के कारण को उत्क्षेपण कहते हैं। गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकना, ठीक है। रॉकेट का ऊपर जाना, उड़ान वायु की ऊर्ध्व गति, उड़ान जो ऊपर जाती है, प्राण, उड़ान, समान, व्यान, अपान, 5 वायु है हमारी उसमें। अब यह दूसरा वाला हम देखते हैं, अपक्षेपण। अध दिशा से संयोग के कारण को अपेक्षण कहते हैं, ठीक है, नीचे की ओर जो मूवमेंट हो रहा है। गेंद को नीचे की दिशा में फेंकना, अपान वायु का अध दिशा में गति, ठीक है। आकुंचन मतलब शरीर के पास के संयोग के कारण को आकुंचन कहते हैं, ठीक है। हाथ से कागज को कुचलना, इसमें हम हाथ को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो सिकुड़ रहा है वो एक तरीके से। दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलक का आकुंचन, ठीक है। हम जैसे ध्यान लगाने के लिए किसी चीज़ को देखते हैं ना, ढंग से दिख नहीं रहा होता तो आंखें छोटी करके देखते हैं, वो चीज़ हो गई। प्रसारण शरीर के दूर के संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं, इसमें फैलना हो गया। फूल का खिलना, फूल अंदर पहले वो होता है बड, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, वो फूल बन जाता है। अब कौन सी है? समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलक का प्रसारण, हाँ ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी करके देखना। गमन उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं का अंतर्भाव गमन में होता है। कार्यकावली ने निम्न कर्मों को गमन से अंतर्गत माना है। भ्रमण मतलब घूमना, रेचन संपादन, ऊर्ध्व जलन, और तीर्यगत गमन मतलब ये ऊपर की ओर जाना और ये टेढ़ा जाना। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के भेद ये भी सेम ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्प्रेक्षण आदि भी गति के रूप होने से गमन के अंतर्गत बतलाए जा सकते हैं, परंतु इन्हें गमन से अलग बताने का क्या तात्पर्य है?
इसका उत्तर है कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसरण बलात् किए गए कर्म प्रतीत होते हैं और गमन में वस्तु अपनी गति प्रतीत होती है। एक सेकंड। तो इसमें ये बलात् किए गए लिखते हैं कि इसमें किसी और ने फोर्स लगाया, बट गमन में ऐसा लगता है कि वस्तु अपने आप ही फोर्स लगा रही है। जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा लगता है हाँ किसी हाथ ने फेंका होगा। इन सब में भी बाकी में वो है रीजंस। बट जैसे हम गमन देखते हैं किसी गाड़ी का तो ऐसा लगता है कि उसका अपना अंदर से ही मोशन आ रहा है, इसलिए उसको अलग से डिफाइन किया गया है। ठीक है, कर्म का विस्तार वर्णन किया गया है। ओके, वैशेषिक दर्शन ने भी ये सेम चीज़ें बताई हुई हैं। हाथ से ओके की अपेक्षा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ का कर्म निर्माण होता है और कर्म युक्त हाथ के संयोग से मूसल के में कर्म निर्माण होता है। यहाँ पे हमने देखा हुआ जो कूटने के लिए होता है मूसल। यहाँ पे हमने देखा कि आत्मा है, उसमें आत्मा में इच्छा आई, उसका संयोग हुआ हाथ से। ठीक है, अब हाथ में चेष्टा आ गई आत्मा के थ्रू ऊपर की ओर करने की, अब मूसल की क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट बता दिया कि प्रयत्न कहाँ से आया, प्रयत्न किसके पास आया, फिर प्रयत्न से हुआ क्या। ठीक है, प्रयत्न मतलब एफर्ट। आत्मा का हाथ से संयोग और प्रयत्न, हाथ में ऊपर की ओर चेष्टा, और ये इसका ऊपर की ओर वो मोमेंट हो गया। हाथ से मूसल का उपेक्षण मतलब ठीक है, अब आत्मा से फिर से प्रयत्न आया कि इसे नीचे की ओर भेजना है, उसका हाथ में से संयोग हुआ, हाथ में चेष्टा आई कि अब इसे नीचे की ओर करो। ठीक है, और क्रिया हो गई। ये कर्म का फिर से फ्लो चार्ट हो गया। सूल का अभिघात होने पर उछलना, जैसे हम वो नीचे कूटते हैं तो उसका भी वो आता है ना, ये रिकॉइल के पश्चात जो मूसल आदि में कर्म उछलना उत्पन्न होता है, उस कर्म का कारण हाथ का संयोग नहीं है, ना कि प्रयत्न है। ये कारण मूसल का अभिघात है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि ये जो हमारा वो है कूटना, उसका अभिघात हुआ। ठीक है, ना तो इसमें हाथ का संयोग हो रहा है ना प्रयत्न हो रहा है, इससे मूसल उछल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपना कर्म अलग से था। ठीक है, मूसल के साथ हाथ का भी उछलना, मूसल से अभिघात के कारण कर्म उत्पन्न होता है और मूसल के संयोग के कारण हाथ में भी अभिघात से कर्म उत्पन्न होता है। यहाँ हमने देख लिया कि मूसल है, उस पर वो खुद उछला तो उससे हाथ का संयोग हो रखा था तो वो हाथ भी उछल गया। ये पूरा फ्लो चार्ट है। हाथ के साथ शरीर का भी हिलना, इसमें भी हम यही देखेंगे कि हाथ का संयोग किससे था, हमारे शरीर से, तो वो भी हिल गया। पूरा फ्लो चार्ट टाइप है ये। कहाँ से है नेक्स्ट? यस, ये किसी विशेष संयोग के ना होने पर गुरुत्व के कारण पतन गिरना होता है। संयोग पतन को रोकता है। संयोग के ना होने पर गुरुत्व से वस्तु का पतन होता है। पकड़े हुए वस्तु को नीचे लाने में प्रयत्न कारण होता है। ठीक है, वस्तु के नीचे आने में दो कारण होते हैं, गुरुत्व और प्रयत्न। गुरुत्व मतलब क्या हो गया? ग्रेविटी। प्रयत्न मतलब क्या हो गया? एफर्ट। अतः वस्तु को नीचे आना आसान है। ऊपर जाने में एक ही कारण होता है, प्रयत्न। ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं, उल्टा वो अपोजिंग फोर्स है। अतः वस्तु को ऊपर ले जाना कठिन है। मूसल के अभिघात के पश्चात मूसल आसानी से ऊपर उठ जाता है क्योंकि वह दो कारण है, प्रयत्न और अभिघात। ठीक है, उसमें पहले से ही इम्पैक्ट आ गया था, रिकॉइल आ गया था, इसलिए वो इजीली उड़ जाता है, तो आधा आधा बढ़ जाता है। अधिक देरी होने पर थकावट प्रयत्न को ढीला कर देती है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। गुरुत्व वस्तु को नीचे ही क्यों लाता है, तीव्रगत्या ऊपर क्यों नहीं ले जाता? जिस वस्तु में गुरुत्व होता है उस वस्तु को नोदन फोर्स, वस्तु के आगे ढकेलने वाले संयोगी ऊपर ही तीव्रगत ले जा सकता है। नोदन का अभाव में गुरुत्व वह वस्तु नीचे गिरती है। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे ही गिरेगी। आधुनिक भाषा में नोदन को फोर्स कहा जाता है। आत्मा के प्रयत्न के अनुसार नोदन की परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ग्रेविटी तो नीचे की ओर ही होगी। न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के भेद। न्याय दर्शन में कर्म के भेदों का वर्णन नहीं किया गया है, परंतु उसके प्रकरण
ग्रंथ में कर्म के भेदों का वर्णन है जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ही है, वो सेम वाला है। आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद, ये कर्तव्य को कर्म कहते हैं। चक्रपाणी अनुसार कर्म शब्द का से वमन आदि कर्म, उदष्ट कर्म और क्रिया का ग्रहण होता है। प्रस्तुत संदर्भ में क्रिया रूप कर्म का वर्णन है। ठीक है, वो अलग कर्म है, ये वाला अलग कर्म है। ये क्रिया रूप क्रिया रूप कर्म का यहाँ पे वर्णन है, मतलब जो मोशन है, ना कि वमन आदि कर्म का उदिष्ट कर्म। प्रस्तुत संदर्भ में अतिरिक्त आयुर्वेद में कर्म के विविध भेदों का वर्णन ये दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो लौकिक द्विविध कर्म डे टू डे लाइफ वाले, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल कर्म। लौकिक शरीर चेष्टा यथा, मतलब जो हमारे शरीर से हम प्रयत्न करते हैं उससे जो कर्म होता है। ठीक है, आध्यात्मिक कर्म क्या है, के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ठीक है, जो हम धार्मिक वाले उसमें कर्म करते हैं जिसकी वजह से कुछ हमारी ये मोक्ष की प्रति जाते हैं हम। ये कर्म परमात्मा का बोध कराते हैं और जीवात्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, द्विविध उपकर्म संतर्पण और अपतर्पण। ठीक है, संतर्पण में हम क्या करते हैं, ये पतला किया जाता है, अपतर्पण में मोटा किया जाता है। उसके बाद द्विविध कर्म दूसरे भी आ गए, देव और पुरस्कार, जो देवों के द्वारा किए जाते हैं और जो इंसानों के द्वारा किए जाते हैं। पूर्व जन्म में स्वयं किए गए कर्म देव कर्म कहलाते हैं और इस जन्म में कर्म को पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, जो पिछले जन्म के उनको देव कह दिया। त्रिविध कर्म वाचिक मानसिक शारीरिक। ठीक है, ये वो हो गए जो मुंह से बोले जाने वाले हो गए, मानसिक मेंटल, और शारीरिक जो फिजिकल कर्म हो गए। ठीक है, हीन मध्य उत्तम बोलने के अनुसार त्रिविध कर्म, कम बोलना, ठीक ठाक बोलना, बेस्ट बोलना। देव और पुरस्कार के बलावत के कर्म तीन प्रकार के हो गए, एक कर्मज, अच्छा ये अलग है, संयोग के भेद से त्रिविध कर्म, द्वंद्व कर्मज और सर्व कर्मज। इसमें वही हो गया कि एक मोशन में एक स्टेशनरी है, इसमें दोनों मोशन में है, इसमें तीनों जो दो से ज़्यादा हैं वो सब मोशन में। कर्म के आधार पर द्रव्य की त्रिविध भेद, दोष प्रशमन धातु प्रदूषक और स्वस्थित। इसमें हमने पहले भी देखा था फर्स्ट चैप्टर में, जो दोषों को वो करे, दोषों पे इफेक्ट डाले वो फर्स्ट, धातुओं को गंदा करे प्रदूषित करे वो ये, और जो स्वस्थ को बनाए रखे वो स्वस्थित। त्रिविध कर्म, पूर्व कर्म मतलब जो किसी ऑपरेशन से पहले किया जाता है, प्रधान कर्म जो ऑपरेशन अपने आप है, पश्चात कर्म मतलब पोस्ट ऑपरेटिव जो उसके बाद है। पंचकर्म आ गए हमारे यहाँ पे वमन विरेचन निरुवस्ति अनुवस्ति शिरोविरेचन। ठीक है, शास्त्र कर्म मतलब सर्जरी वाले जो हो गए, छेदन भेदन लेखन वेदन, ऐषण आहरण, ये विस्रावरण और सीवन। ठीक है, इनका इंग्लिश में दिया हुआ है। कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है, सामान्य आदि 6 पदार्थ जगत के सभी कार्यों के कारण है। कर्म का कार्य है द्रव का संयोग और विभाव करना। क्या समझ आ गया, षट पदार्थ धातु साम्यता प्रस्थापित करने में कारण है। ठीक है, धातुओं को जो मेंटेन करती हैं वो कारण होती हैं ये षट पदार्थ हमारे। आतुरावस्था में सद्वृत आदि कर्मों का पालन कर ही धातु साम्यता प्रस्थापित की जा सकती है। आतुरावस्था मतलब जब कोई ये बीमारी की अवस्था है, इलनेस में, सद्वृत मतलब ये अच्छी जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हेल्थ को बनाती हैं, आदि कर्मों का पालन कर ही धातु साम्यता, जो साम्य अवस्था में रहने को ही वो स्वस्थ किया गया, स्वास्थ्य कहा गया। समदोष समाग्निश्य सम धातु मल क्रिया। ठीक है, प्रस्थापित की जा सकती है। कर्म की रोगों में कारणता, आचार्य भद्रकाश्यप के मत से जीव मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं और उनके रोग भी कर्मज ही होते हैं। ठीक है, कर्म की वजह से ही रोग हो रहे हैं। दोषों और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। वृद्धवाद के कार्य के आधार पर ही
वात व्याधि की अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम कर्म को ऑब्जर्व करते हैं और उससे रोग निदान हो पाता है। कर्म की द्रव्यों के वर्गीकरण के आधार रूप में कारणता। द्रव्यों के वर्गीकरण का एक आधार कर्म भी है। ग्रहण करने वाले द्रव्य को ग्रहणीय द्रव्य कहा जाता है और कृष्ण करने वाले द्रव्य को कृष्णीय द्रव्य। ठीक है, हम यहाँ पे द्रव्यों का भी जो मेडिसिन है उसका हम देखते हैं कर्म क्या है। कुछ जो मेडिसिन होती है उनको खा के वेट गेन होता है, उनको ग्रहण कहते हैं। कुछ से वेट लॉस होता है, उसको कृष्ण कहते हैं। ठीक है, कर्म का चिकित्सा में कारणता। कर्म को चिकित्सा का मूल आधार माना जा सकता है। द्रव्यों में कर्म के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। पंचकर्म, शास्त्र कर्म, शार कर्म आदि चिकित्सा के आधार के कर्म ही हैं। अब गुण और कर्म के अंदर सिमिलरिटी क्या है? दोनों पदार्थ हैं, दोनों द्रव्य में आश्रित हैं, दोनों गुण रहित हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये तो इनके बीच की सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंस क्या है? गुणों में चेष्टा नहीं है, कर्म चेष्टावान है। इसमें हमें दिखता है, जैसे हमने गति देखा ना, वो अपने आप में चेष्टावान है, उसमें प्रयत्न हो रहा है। गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आकर्षण का स्वतंत्र कारण है। कर्म संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण है। ठीक है, गुण सर्वव्यापी द्रव्यों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, लोगों को समझ नहीं आता। जैसे आकाश है, उसके भी हमने देखा कि गुण है अपने, लेकिन उसका कर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या एक है। अब एक ही संख्या है, उसका ना तो संयोग हो सकता ना विभाग होगा। संयोग होगा किस चीज़ से? कि सामान्य चीज़ों के अंदर ही वो होता संयोग या विभाग। ठीक है, इसलिए वो सर्वव्यापी द्रव्यों में हो ही नहीं सकता। जो चीज़ एक ही है उसको ना तुम तोड़ सकते हो ना जोड़ सकते हो, तो उसके अंदर कर्म उत्पन्न होगा कैसे? ठीक है, गुण मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, जीवित और अजीवित दोनों में। कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है। ओके, प्रिंसिपल विद एग्जांपल कॉन्ट्रेंट साइंस। ओके, द्रव्य में आश्रित संयोग और विभाग के कारण को कर्म कहा गया है। ठीक है, समकालीन विज्ञान में शेपद भौतिक शास्त्र में कर्म का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद और दर्शन में वर्णित कर्म लगभग गति या मोशन के समान है। ठीक है, हमने पहले भी देख लिया। वस्तु के साम्य के साथ अपने स्थिति को बदलने को गति कहा जाता है। इसका मान दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग माने वेलोसिटी, वेग वृद्धि माने एक्सेलरेशन आदि के रूप में किया जाता है। दर्शन ने कर्म के 5 भेद बताए हैं। ठीक है, ये 5 हमने देख लिए। भौतिक शास्त्र में इसके भेद हैं। एक है लीनियर मोशन, घूर्ण गति मतलब रोटेटरी मोशन, और ये क्या ऑस्टिलरी गति, ये ऑसिलेटरी गति जो पेंडुलम का होता है। कंपन गति वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, पारस्परिक गति रेसिप्रोकेटिंग मोशन, प्रत्यक्ष गति प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुमान गति, हार्मोनिक गति, अलग अलग मोशन के बारे में बताया गया है। वैशेषिक दर्शन में उत्क्षेपण आदि कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय में भी किया गया है। वैशेषिक दर्शन ने नोदन शब्द को फोर्स का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस सूत्र से वैशेषिक दर्शन ने गुरुत्वाकर्षण का वर्णन किया गया है। ग्रेविटी का पहले से ही बताया गया हमारे यहाँ। ठीक है, भौतिक शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को भार देता है और चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण महासागरों को ज्वर मतलब ये टाइड्स उत्पन्न करता है। जो हम देखते हैं ना कि लूनर पोजीशंस की वजह से ही हमारी जो वेव्स वगैरह हैं वो आती हैं। आधुनिक शास्त्र के अनुसार गति के नियमों का वर्णन न्यूटन ने किया है, जिसका विस्तार बाद में ये यूलर द्वारा किया गया है। जो भी नाम है इसका हिंदी में नहीं पढ़ा जा रहा। इस तरह आधुनिक और दार्शनिक शास्त्रों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि आधुनिक शास्त्रों की बीज कहीं ना कहीं दार्शनिक ज्ञान में ही थी। ये हम वहाँ पे भी देखते हैं मॉडर्न साइंसेस में। पहले फिलॉसफी एक सब्जेक्ट था, लव फॉर विजडम, उससे ही आगे धीरे धीरे जाके बाकी सारी साइंसेस डेवलप हुई। ठीक है, ये हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म। बाय बाय।